हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। हमारा आज का टॉपिक होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था शेयर की इशू करते हैं। अगर मान लो मैंने शेयर को इशू किया और शेयर होल्डर्स ने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, या मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, या मुझे फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसको ना एक हम लीगल नोटिस भेजते हैं। हम मतलब कंपनी कंपनी ना एक लीगल नोटिस भेजती है। फिर भी अगर वो शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देता है, तब उसके शेयर को हम सीज कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो हमारा हेडिंग बना फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस चैप्टर में मुझे फॉरफीचर के डेफिनेशन को नहीं देखना। हम मतलब कंपनी अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करती है, क्या जर्नल एंट्री पास करती है, मतलब कैसे बुक्स मेंटेन करती है, इसी बात को देखना है। तो पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में हम लोग 2 लाइन बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, whenever shareholders could not pay whenever shareholders the could not pay the amount due on allotment or on calls, then their share are liable for forfeited. Then their shares are liable फॉर फॉरफिटेड। यानी कि अगर शेयर होल्डर्स ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या हमें मतलब कंपनी को कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो हम उसके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमने मान लो एक्स को पार के शेयर इशू किया था, उसने पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर को कैसे फॉरफिट करेंगे, इस बात की एंट्री देखेंगे। मान लो कोई हमारा शेयर होल्डर वाई था, उसको शेयर हमने प्रीमियम पे इशू किया था, अगर वो नहीं पैसा दिया तो उसके शेयर को हम कैसे फॉरफिट करेंगे, वो इस बात की एंट्री करेंगे। तो पहले ना हम पार की बात कर लें कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, तो हम फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो फर्स्ट, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, अगर हम पार पे शेयर को इशू करते हैं और वो पैसा नहीं देता है, तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर को अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं और उस केस में अगर हमें पैसा नहीं मिलता है, तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। अभी हमारा सिर्फ फोकस है कि पार वाले शेयर को हम कैसे फॉरफिट करते हैं। तो पहले मैं एंट्री लिख दूं, फिर मैं समझा दूंगा। तो मेरे साथ आप भी लिखें, शेयर कैपिटल account debit to share forfeited account। और इसके आगे लिखना है यहाँ पे, अभी हम लोग देखते हैं डिटेल्स। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। और यहाँ लिखना अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे लिखना अमाउंट
रिसीव और टू शेयर allotment account, to share allotment account, to share calls account। और इसके आगे यहाँ इस दोनों के साथ आप लिखेंगे amount due but amount due but not received। amount due but not received। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जरा इस चीज को देखते हैं। मान लो इसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। एप्लीकेशन पे दो, एक हम एग्जांपल लेते हैं। एप्लीकेशन पे दो और मान लो अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे मान लो 2 और फाइनल कॉल पे मान लो 3 रुपए हम डिमांड करते हैं। तो टोटल हमारी कितनी इसकी वैल्यू होगी 10 रुपए। यानी कि 10 रुपए का शेयर था, हमने 10 रुपए में इशू किया। यानी केस किसका हो गया, केस हमारा पार का हुआ। ध्यान से समझना, केस हमारा पार का हुआ। अब मान लो किसी ने एप्लीकेशन मनी दिया। एप्लीकेशन मनी तो सबको देना ही देना है। किसी ने अलॉटमेंट मनी दिया, जैसे यहाँ पे मैं एक्स की बात कर लूँ और यहाँ पे मैं वाई की बात कर लूंगा। मान लो एक्स ने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, और मान लो एक्स ने फर्स्ट कॉल भी दिया और एक्स ने फाइनल कॉल नहीं दिया। अब इसके शेयर को हम फॉरफिट करते हैं। मान लो वाई ने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और मैंने फाइनल कॉल का वेट नहीं करा। यहीं पे इनको लीगल नोटिस दिया और इनके शेयर को फॉरफिट किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जेड। मान लो इसने एप्लीकेशन मनी दिया, इसने अलॉटमेंट मनी दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। चलो मैंने ना वेट किया कि हो सकता है फाइनल कॉल दे दे। इसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, अब जाके इनके शेयर को हमने फॉरफिट किया। तो चलिए हर केस में मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर 1 है, तो x के लिए क्या एंट्री बनेगी, y के लिए x के बुक में क्या एंट्री बनेगी, y के लिए क्या एंट्री, कंपनी के बुक में x के लिए क्या एंट्री बनेगी, y के लिए क्या एंट्री बनेगी, और शेयर होल्डर्स z के लिए क्या एंट्री बनेगी। तो x के लिए देखो, x के लिए मैंने कहा कि एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ मैंने पूरे कॉल मांगे, यानी कि कॉल्ड वैल्यू पर शेयर कितनी होगी, इसके लिए 10 होगी। वाई के लिए देखो, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था, मैंने फाइनल कॉल का वेट नहीं किया, मतलब मैंने कॉल नहीं किया। इसकी कॉल्ड वैल्यू पर शेयर कितनी बनेगी, 2 + 3 + 2 7 रुपीज। और जेड के लिए क्या किसी केस था, एप्लीकेशन मैंने भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मैंने वेट किया, मैंने फाइनल कॉल भी किया, लेकिन उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया। अब जाके इसके शेयर को हमने फॉरफिट किया। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। एक्स के केस में कॉल्ड वैल्यू पर शेयर 10 रुपए होगा, वाई के केस में कॉल्ड वैल्यू पर शेयर सिर्फ एंड सिर्फ 7 रुपए होगा, और जेड के केस में कॉल्ड वैल्यू पर शेयर 10 रुपए होगा। अब यहाँ एंट्री देखो, एंट्री क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड वैल्यू। मान लो मैंने इस एग्जांपल में एक शेयर की बात की, तो हर एक्स के केस में भी एक शेयर, वाई के केस में भी मैं एज्यूम कर लूं कि एक शेयर एक्स में, वाई में एक शेयर, जेड में एक शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर तो 1 ही होगा। तो एक्स के केस में कॉल्ड वैल्यू पर शेयर कितनी होगी, एक्स के केस में कॉल्ड वैल्यू पर शेयर 10 रुपए होगी। तो शेयर कैपिटल 10 रुपए को मैं डेबिट करूंगा। तो देखो मैं अपने बुक में क्या एंट्री पास करूंगा, यहाँ पे एक्स के केस में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए। टू देखो तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड। तो एक्स के केस में भी सिर्फ एक्स सोचना है, एक्स के केस में कितने पैसे मिले हैं, 2 + 3 + 2 यानी कि 7 रुपीज मिले हैं।
तो हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे सॉरी एक्सक्यूज मी। तो देखो y के केस सॉरी x के केस में अमाउंट रिसिप्ट, तो x के केस में कितना रिसिप्ट हुआ? 2 + 3 + 2 आई थिंक 7 रुपीज। तो 2, तो एंट्री बनेगी हमारी 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हाउ मच, मैं यहाँ पे कह लूँ हमारा अमाउंट रिसिप्ट हुआ 7 रुपये। अच्छा देखो, तो एक्स के केस में यहाँ पे मैंने एंट्री क्या पास की थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट को, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, शेयर कॉल्स को क्रेडिट किया था, और इसके आगे लिखा था अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इस एक्स के केस में अभी सारा फोकस आप एक्स पे रखोगे। एक्स के केस में सिर्फ एंड सिर्फ फाइनल कॉल ड्यू हुआ है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हाउ मच? 3 रुपीज। तो एक्स के केस में फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने माना है कि एक शेयर है तो कॉल्ड वैल्यू 10, कॉल्ड वैल्यू पर शेयर 10 रुपये। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 2 + 3 + 2 7 रुपीज फॉरफिट किया, अमाउंट रिसीव। और अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसमें सिर्फ फाइनल कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो मैंने शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट किया ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब चलिए वाई के केस में देखते हैं। वाई के केस में देखो, वाई के केस में एप्लीकेशन में नहीं मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट मिला, हमने वेट नहीं किया, यानी कि हमने फाइनल कॉल को डिमांड नहीं किया, फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, तो मेरी कॉल्डर वैल्यू कितनी बनी? 2 + 3 + 2, यानी कॉल्डर वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ कितनी बनी? 7 रुपये बनी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा, शेयर कैपिटल डेबिट, चलो शेयर कैपिटल डेबिट 7 रुपीज, क्योंकि कॉल्डर वैल्यू पर शेयर 7 रुपये है। अब देखो, तो अमाउंट रिसिप्ट, यहाँ देखना अमाउंट रिसिप्ट है ना, शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर करना है, तो 5 रुपये मिले हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू शेयर फॉरफिटेड 5 रुपये। और सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, मैंने फाइनल कॉल की डिमांड ही नहीं की, तो उसके बारे में कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल की डिमांड की और मिला नहीं है, तो यहाँ लिखा था ना अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ लिखेंगे। अब हम शेयर फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट इज 2 रुपीज। तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7, टू शेयर फॉरफिटेड 5, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये। अब जेड के केस में देखो, जेड के केस में मैंने फाइनल कॉल मांगा था, यानी कॉल्डर वैल्यू पर शेयर कितनी थी? कॉल्डर वैल्यू पर शेयर हमारी 10 रुपये थी, तो जेड के केस में एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपये, और टू शेयर फॉरफिटेड देख लो ना अमाउंट रिसिप्ट, इस केस में अमाउंट रिसिप्ट कितना हुआ? 5 रुपये, यहाँ लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड, आप पूरा लिखेंगे 5 रुपये। अच्छा, यहाँ लिखा है ना अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो मैंने देखा कि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और इसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने का है? फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है, और टू शेयर फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल कितने का? फाइनल कॉल 3 रुपये का है। तो हमारा जेड के केस में एंट्री बना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊपर आपको दिख रहा होगा कॉल्डर वैल्यू पर शेयर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हाउ मच? 5 रुपये, क्योंकि 2 + 3 हमें रिसिव्ड हुआ है। और देखना क्या है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसिव्ड, तो मैंने देखा मुझे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और मुझे फाइनल कॉल भी नहीं मिला, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपये का फर्स्ट कॉल था, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 रुपये का फाइनल कॉल था, तो मैं इन दोनों को क्रेडिट करूंगा। चलिए, अब हमारी फॉरफीचर की फाइनली क्या एंट्री बनेगी? फॉरफीचर की इस चीज को देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू कॉल्डर वैल्यू पर शेयर, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, जो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है ना, जैसे इसका एग्जांपल में, ये
अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है ना, तो कभी कभी जो नॉट रिसीव्ड का पार्ट होता है, अगर हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इस बात को हम लोग नोट में लिख लें कि अगर, अगले पेज पे चलते हैं, if if all due amount if all due amount is transferred to calls in if all due amount is transferred to calls in arrear account, then entry will be तो जानते हो इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे कुछ नहीं, जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है ना, इस पूरे को इंडिविजुअली नहीं दिखाते हैं, जैसे इंडिविजुअली या अलॉटमेंट दिखाया, कॉस्ट दिखाया, इंडिविजुअली नहीं दिखाते हैं। इन इंडिविजुअली के बदले एक सीधा सा वर्ड हम कॉल्स इन एरियर्स का यूज करते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी, देखो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही वाली बात, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप value per share to to share forfeited account, amount received टू क्या, टू सीधा सा एक वर्ड का यूज करो, कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और यहां लिख लेना कॉल्स इन एरियर अकाउंट के सामने ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो सीधा सा बात कहूँ ना कि अगर अगर जो अमाउंट ड्यू है और नॉट रिसीव्ड है, उसको अगर हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करते हैं तो सीधी सी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। चलो एक बात हो गई कि अगर शेयर को हम पार पे इशू करते हैं तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। अब क्या देखेंगे, अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। दूसरा पार्ट देखना, दूसरा पार्ट हम फॉरफीचर की एंट्री करने जा रहे हैं, पार पे इशू किया था उसको फॉरफिट करने की क्या एंट्री बनी। अब हम देखने जा रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर issued at क्या, प्रीमियम। हम वैसे शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं जिसको हमने प्रीमियम पे इशू किया था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसमें आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखूं, यहाँ पे एक मैं खुद से एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे अलॉटमेंट लिखूं और यहाँ पे मान लो फाइनल कॉल लिखूं। एक एग्जांपल लिखूं, ₹2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 3+2, पार का केस है, प्रीमियम का केस है, और यहाँ पे 5 दैट इज 10+2। एक हम एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या बातें होंगी। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया,
उस पर समझते हैं। एप्लीकेशन के साथ 2, अलॉटमेंट के साथ 3+2 और फाइनल कॉल 5 रुपए का, तो टोटल आप ऐड करोगे तो 12 रुपए आएगा, यानी कि 10 रुपए के शेयर को हमने 12 रुपए में इशू किया, यानी कि एक प्रीमियम का केस हुआ। उसमें 2 एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स एक हमारा ऐसा शेयर होल्डर्स है जिसने एप्लीकेशन का भी पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया। 3+2 करने का मतलब है कि 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है। एक्स एक ऐसा शेयर होल्डर्स है जिसने एप्लीकेशन का ही पैसा दिया और अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। अच्छा, वाई एक ऐसा शेयर होल्डर्स है जिसमें मैंने माना है कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। यानी कि ना 2 मैंने ऐसे एग्जांपल लिए जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करता है। जैसे एक्स के केस में मैं कह सकता हूँ कि इसने प्रीमियम, इस केस में हमें प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, और वाई के केस में कह सकता हूँ कि इसमें प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है। अब मेरी बात सुनना, इन दोनों शेयर होल्डर्स के शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, इसी बात को देखना है। तो देखो 2 अलग-अलग एग्जांपल है, एक्स का अलग है, वाई का अलग है, इसको ना फॉरफिट करने जा रहे हैं, और एक प्रीमियम का केस है। तो देखो एक्स के केस में, आई अगेन रिपीट, एक्स के केस में एप्लीकेशन में नहीं मिला, अलॉटमेंट मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला। वाई के केस में सिर्फ एप्लीकेशन मिला, ना अलॉटमेंट मिला, ना फाइनल कॉल मिला, दोनों को लीगल नोटिस दिया, और मैंने दोनों के केस में शेयर को फॉरफिट कर ली। यानी कि प्रीमियम के केस में फॉरफीचर का एग्जाम्पल हो गया। अब एक्स के केस में देखो क्या क्या एग्जाम्पल है। केस 1, एस के केस में प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, और वाई के केस में प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा। तो इसमें ना 2 पार्ट बनते हैं। केस 1 बनता है व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, देखो दोनों को हमने फॉरफिट ही किया है। व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। चलो अगले पेज पे हम सिर्फ नाम लिख देते हैं। अच्छा चलो वहां क्या नाम लिखेंगे, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, यही ना होगा। या तो प्रीमियम रिसीव्ड होगा उसका फॉरफीचर होगा, या प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होगा उसका फॉरफीचर होगा। तो मैंने देखा व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। और मैं जस्ट 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ कि व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। तो केस 2 में लिख देता हूँ कि सेकेंड, केस 2, when premium amount is not received। तो हमारा 2 केस बना, प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड है तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी, और यहाँ देखते हैं प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड है तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। तो यहाँ देखिएगा, अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड है तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड है तो बिल्कुल वैसे ही एंट्री बनेगी जैसे पार के केस में फॉरफीचर की एंट्री बनती थी। जैसे भी पार के केस में फॉरफीचर की एंट्री देखा ना, बिल्कुल वैसे ही एंट्री हम पास करेंगे इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। तो मैं इस बात को लिख दूं, इन सच अ केस in such a case forfeited entry will be made as if shares were as if shares were issued at par। मैंने कहा ना कि प्रीमियम अमाउंट अगर रिसीव्ड हुआ है तो बिल्कुल फॉरफीचर की एंट्री वैसे पास करो जैसे आपने पार के केस में किया था। मतलब when premium amount is received in such a case forfeiture entry will be made as if shares were issued at par। इसका मतलब है कि आप मान लो अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हो गया है तो आप मान लो कि ये ना पार की तरह था, कि शेयर पार की तरह इशू हुआ था। इसका मतलब है कि इस केस में आप 2 रुपए को कंसीडर नहीं करोगे, इस 2 रुपए को आप कंसीडर इस केस में नहीं करोगे।
मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो मानो कि शेयर पार की तरह इशू हुआ था, मैं सीधा से कहूं कि पार की तरह एंट्री करो, तो पार की तरह एंट्री करो ना, तो इस केस में इस 2 रुपए को भूल जाओ, एक्ट के केस में 2 रुपए को भूल जाओ। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री तो ऊपर मैंने देखा ही था, एंट्री तो हमने देखा ही था कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एंट्री होगी हमारी, शेयर जैसे हमने पार के केस में किया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लीजिए एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्ड वैल्यू पर शेयर। तो देखो, कॉल्ड वैल्यू पर शेयर यहाँ पे 10 रुपए लेंगे, मैं इस 2 रुपए को भूल जाऊंगा। टू टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, देखो तो मिला कितना था, 2+3, इसके साथ साथ प्रीमियम भूल जाओ, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को भूल जाओ। यानी कि मैं सीधा से कहूँ, प्रीमियम को अगर मैं भूल जाऊं तो मैं सीधा से कहूँ कि मुझे 5 रुपए मिले थे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5 रुपीज। टू अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, देखो तो फाइनल कॉल नहीं मिला था, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 रुपीज। तो हमने क्या कहा कि अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो आप उस केस में फॉरफीचर की एंट्री बिल्कुल पार की तरफ करोगे। पार की तरफ करोगे मतलब यही हमारा एग्जांपल है, यानी कि 2 रुपए को भूल जाओगे। 2 रुपए को भूल जाओगे का मतलब है कि कॉल्ड वैल्यू आप 10 रुपए लोगे, कॉल्ड वैल्यू आप 10 रुपए लोगे, और शेयर फॉरफिटेड में आप 7 रुपए को नहीं लेके सिर्फ 5 रुपए को लोगे, क्योंकि 2 रुपए को भूल जाना है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 5 रुपए को आपको लेना है, और शेयर फाइनल अकाउंट में 5 रुपए को लेना है। तो एंट्री हमारी बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब आइए केस 2। तो मैं पहले थोड़ा यहाँ बता दूं, केस 2 क्या है कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो क्या एंट्री बनेगी फॉरफीचर की। यहाँ पे देखा कि प्रीमियम रिसीव्ड तो क्या एंट्री बनेगी। अब हम देखेंगे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड तो क्या एंट्री बनेगी। तो मैं एक लाइन बता दूं कि अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव्ड इज डेबिटेड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं। देखो हेडिंग क्या है, प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। तो मैं कहूंगा इन सच अ केस, in such a case in such a case premium which is not received which is not received will be cancelled by debiting security premium account। देखो, अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है ना, अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है तो उसको हम कैंसिल करते हैं। उसको हम कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके। जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा, यही हमारा क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन मनी मिला था 2 रुपए का, अलॉटमेंट 3+2 का नहीं मिला था। मैं यहाँ लिख दूं, 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी था, अलॉटमेंट 3+2 का था, और फाइनल कॉल 5 रुपए का था। तो वाई के केस में क्या है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो मैंने बताया कि प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव्ड उसको हम कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके। तो एंट्री हमारी बनेगी, देखिए हमारी क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको तो हम डेबिट करेंगे ही। मैंने कहा था ना कि प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव्ड इज कैंसिल्ड बाय डेबिटिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसमें प्रीमियम कितने का था? 2 रुपए का था, और शेयर कैपिटल कितने का था? 10 रुपए का था। बाकी सब वही प्रोसेस होगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखना इस क्वेश्चन में आपने 2 रुपए आपको मिला है, तो फॉरफिटेड अकाउंट में भी 2 रुपए ट्रांसफर करोगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ ध्यान देना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अलॉटमेंट में अब 3 रुपए लेके नहीं जाओगे, अलॉटमेंट में कितना लेके जाओगे, 5 रुपए लेके जाओगे। कितना लेके जाओगे, 5 रुपए, 5 रुपए लेके जाओगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपीज, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 रुपए। तो ये हमारा केस है कि 2 रुपए कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसको हम कैंसिल करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके। अच्छा, जितने भी शेयर्स है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। मान लो 1000 शेयर है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से 1000 से 1000 से 1000 से एंड सो ऑन। अब सुनिए एक पॉइंट और सुनिए। मैंने आपके शेयर को फॉरफिट किया, मैंने मतलब कंपनी ने आपके शेयर को फॉरफिट किया, तो आपके शेयर को फॉरफिट करके कंपनी अपने पास नहीं रखती। जैसे मान लो यही मैंने शेयर फॉरफिट किया, इसको फॉरफिट करके मतलब सीज करके मतलब जब्त करके कंपनी अपने पास नहीं रखती है, इसको ना फिर से इशू करती है। आई रिपीट, इसको फिर से इशू करती है। इसको हम नाम देते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसको हम नाम देते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फिर से इशू करती है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बना कि फॉरफीचर के बाद री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो ध्यान देना, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मैंने इशू वर्ड नहीं किया, मैंने री इशू वर्ड यूज किया। किसके लिए, फॉरफिटेड शेयर के लिए। बेसिकली बेसिकली इसको हम कहते हैं कि फॉरफिटेड शेयर इज अवेलेबल टू कंपनी फॉर सेल पर्पस, यानी कि सेल पर्पस अवेलेबल होती है। और इसको हम कह सकते हैं कि री इशू, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, reissue of forfeited share is not a not a not allotment of shares। a allotment of shares नहीं है, but only a sale। इसको हम अलॉटमेंट नहीं बोलेंगे। री इशू के केस में ना अ, अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो उसे हम अलॉटमेंट नहीं बोलते, इसको ना कहते हैं, जनरली हम सेल वर्ड यूज करते हैं। आइए, अगर री इशू होता है तो क्या एंट्री होती है इस बात को देखते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर होता है तो क्या एंट्री बनती है इस बात को देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट वन इज, पहले मैं लिख दूं फिर मैं समझा देता हूँ। री इशू, जैसे आपसे मैंने फॉरफिट किया और इसको हम री इशू करने जा रहे हैं, तो री इशू करने जा रहे हैं तो दो बातें होंगी। पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to share capital। यहाँ पे लिखेंगे री इशू प्राइस, री इशू प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, या लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ शेयर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। देखो, और सेकेंड, एक सेकेंड और, इसको ना कंबाइंड हम लोग समझ लेंगे इस एंट्री को। बी, forfeited share account debit to capital reserve account
और लास्ट यहाँ पे लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए इस बात को देखते हैं। अगर हम फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेंगे ना, तो देखो क्या एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट जितने में हमने रीइश्यू किए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा पेड अप वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो मैंने क्या कहा, रीइश्यू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो पेड अप वैल्यू 8 रुपए क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा ना तो फेस वैल्यू को पेड अप वैल्यू लेंगे। मान लो पेड अप वैल्यू 8 रुपए, मैंने 6 रुपए में रीइश्यू किया, तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना, या उसको कह लो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यू प्राइस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन रीइश्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, अगर 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, उसको हम 6 रुपए में रीइश्यू करते हैं, तो 2 रुपए का क्या हुआ, लॉस ऑन रीइश्यू हुआ। अच्छा लास्ट में है कि जो भी रीइश्यू होने के कारण हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं अभी सिंपली आपको बता दूं, इस पार्ट को हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर री इश्यू होने के कारण जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि री इश्यू होने के कारण जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और एंट्री हमारी बनती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस दोनों एंट्री को हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कंबाइंड करके भी देखेंगे। ओके, तो आई रिपीट कि री इश्यू करने के होने के कारण जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो वहां हम लोग डिटेल समझेंगे। अब एक हमारा टॉपिक है, इस पॉइंट को ना क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हम ज्यादा अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो इसमें कैसे देखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो, कि मान लो 10 शेयर मैंने फॉरफिट किया, 10 शेयर मैंने फॉरफिट किया और पूरा का पूरा रीइश्यू कर दिया, तो कैसे एंट्री पास होगी। एंट्री तो यही है, क्वेश्चन में देखेंगे। मान लो यानी कि उसको हम फुल्ली रीइश्यू करते हैं, लेकिन मान लीजिए 10 शेयर मैंने फॉरफिट किया और सिर्फ मैंने 6 शेयर रीइश्यू किया, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिया आता है, अलग से हम लोग देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या यूटिलाइजेशन है, मतलब यूज क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन क्या है, मतलब यूज क्या है। उसके ना लिमिटेड यूटिलाइजेशन है, लिमिटेड यूज है। यहाँ से आई रिपीट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बीकॉम में भी आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में भी आते हैं कि राइट डाउन द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, या 2-4 ऑप्शन दे देगा एमसीक्यू में कि क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन है कि नहीं है। तो ध्यान से इस पूरे 5 पॉइंट को आप याद रखेंगे। मैं परिणाम लिख दूं, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। इसके 5 यूटिलाइजेशन है, पूरे 5 यूटिलाइजेशन को हम लोग देखें। सेकेंड वन इज टू रिटेन ऑफ preliminary expenses of the company। तीसरा, to retain of the
expenses of expenses to return of expenses या कमीशन कर दो। नेक्स्ट वन इज फॉर purchase of its own share or other securities under section 68। उस सेक्शन में गिवन उस सिक्योरिटीज का नाम। टू पे प्रीमियम ऑन redemption of preference share or debenture of the company। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट, तो मैंने कहा कि सिर्फ 5 पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि इसको छोड़ के अदर किसी पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्या क्या पर्पस है? यहाँ पे 5 पर्पस स्पेसिफाइड है। फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करना वगैरह वगैरह 5 स्पेसिफाइड पर्पस है। प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, कमीशन को राइट ऑफ करना, ओन शेयर एंड सिक्योरिटीज को परचेज करना और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को पे करना। और लास्ट वन इज, मैं कह सकता हूं कि इन स्पेसिफाइड पर्पस के अलावा कोई यूज नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नेवर बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। किसी दूसरे पर्पस में उसका यूज, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं हो सकता है। चलिए, ये हमारी बेसिक बातें थी इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।